ये सर कर ली। अकाउंट्स की? यस सर, सारी कर ली। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपने अकाउंट्स अकाउंट्स का पढ़ा था थोड़ा बहुत वंशिका? हाँ सर, पढ़ा था। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। दीपांशु हमारे साथ है, अभया हमारे साथ है और वंशिका। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये हमारे पास देखो बुक है, संदीप संदीप गर्ग है ना ये? हेलो। सर पूनम गांधी है। हाँ तो बिल्कुल ध्यान से देखो। दीपांशु आपके सामने बुक आ गई? सर अभी बुक नहीं आई है? आज सर आ गया। आ गई ना? ठीक है ठीक है। दीपांशु आप मेरा साथ देना, ठीक है? जहां पे क्वेश्चन पूछूं वहां पे माइक ऑन कर लेना, बाकी माइक ऑन रखो, अपना वीडियो ऑफ रखो, ठीक है? ठीक है सर। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज के अंदर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें ये बताया था कि हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके हैं बिजनेस करने के। हम लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं? एज अ सोल प्रोप्राइटर, एज अ सोल प्रोप्राइटर हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। हेलो, हाँ वंशिका ठीक है? यस सर। करें स्टार्ट? खुशी ठीक है? हाँ चलो देखो ध्यान से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, हमारे पास टोटल कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है दीपांशु? 5। 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है हमारे पास। पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तीसरा क्या है हमारे पास? पार्टनरशिप का बिजनेस। चौथा क्या है हमारे पास? कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस। और लास्ट क्या है हमारे पास? कंपनी का बिजनेस। तो सबसे पहले एक बार सोल प्रोप्राइटरशिप, इसी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। सोल का मतलब क्या होता है? दीपांशु बताएगा सोल का मतलब क्या होता है। सर सोल का मतलब होता है सिंगल। वेरी गुड। और बेटा प्रोप्राइटर का मतलब? सर ओनर, जो मालिक होता है सर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त, सही जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो प्लीज। तो यहाँ पे सोल का मतलब बताया गया सिंगल। ठीक है जी, आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, अभी बस आप लिसनिंग के ऊपर ध्यान दो। तो सोल का मतलब क्या हो गया? सिंगल। और प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया? ओनर। एक अकेला आदमी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। भाई अगर एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है। उसे क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है। देखो डेफिनेशन में भी क्या लिखता है, सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन में क्या लिखा है उसने? अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल। तो इसने यहाँ पे 3 कीवर्ड यूज किए हैं। सबसे पहले कह रहा है बिजनेस क्या है? ओन्ड है। ओन्ड है मतलब सिंगल ओनर है। मैनेज भी कौन कर रहा है? सिंगल पर्सन। कंट्रोल भी कौन कर रहा है? सिंगल पर्सन। तो कह रहा है कि सिंगल इंडिविजुअल, देखो आगे लिखा भी है, अगर एक बिजनेस ओन्ड भी किसने कर रखा है? सिंगल इंडिविजुअल ने। मैनेज भी कौन करता है? सिंगल इंडिविजुअल करता है। कंट्रोल भी कौन करता है? सिंगल इंडिविजुअल करता है। नोट्स बनाते हैं, अब आ जाओ मेरे साथ, नोट्स बनाएंगे। अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, नोट्स बनाएंगे हम लोग। कॉपी पेन निकाल लो और बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाना। बहुत जबरदस्त नोट्स बनाएंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है और जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं सभी ने एक क्लास देख ली है इसकी। आज हमारी सेकंड क्लास है इस चैप्टर की।
तो एक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये आपके सामने प्रेजेंटेशन आ गई है। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सोल प्रोप्राइटर। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप। दीपांशु नजर आ रहा है? स्क्रीन में नजर आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप दीपांशु? हेलो खुशी, आपको नजर आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। चलो, तो सोल का मतलब क्या है खुशी? सिंगल। सिंगल। सिंगल को हम वन भी बोल सकते हैं। वन मतलब कि एक ही आदमी क्या है, इस बिजनेस का मालिक है। एक आदमी इस बिजनेस का क्या है, मालिक है। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। तो एक अकेला आदमी क्या है, इस बिजनेस का मालिक है। और अगर किसी भी बिजनेस का एक अकेला आदमी मालिक होगा तो उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। वो किसका बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे, अब बिजनेस, मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूं। चार्ट। एसपी का मतलब क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। एसपी का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या हो रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या हो रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल है। ये चार्ट साथ के साथ बनाते रहो। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या हो रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल है। अब जो ये सिंगल इंडिविजुअल है, इसमें तीन बातें, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। और वो 3 कीवर्ड्स क्या है? ये क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखना, इंटरनेट इशू आ गया था कुछ। हिमांशु, दीपांशु कनेक्टेड हो ना आप? दीपांशु बेटा यस आवाज, सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। खुशी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। वंशिका? यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अब मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की हुई है और हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो सोल प्रोप्राइटर है, जो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, वो सिंगल ओनर है। बिल्कुल सही बात है सर। अब जो ये सिंगल ओनर है, ये 3 काम कर रहा है यहाँ पे। पहला काम क्या कर रहा है? ओन्ड। पहला काम क्या कर रहा है? ओन्ड। ओन्ड का मतलब क्या है कि ये बंदा अकेला क्या है, ओनर है। ओन्ड का मतलब क्या है, ये अकेला बंदा क्या है, ओनर है, अकेला मालिक है इस बिजनेस का। बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पे कीवर्ड जो यूज किया है, मैनेज। मैनेज का मतलब क्या है कि भाई जो इसकी दुकान है, जो लाला जी की दुकान है, मान लो स्टेशनरी की शॉप है, हमने एग्जांपल लिया था कि लाला जी ने किताबों की दुकान खोली है, बुक्स की दुकान खोली है। तो जो स्टेशनरी की शॉप खोली है, तो मैनेज भी खुद ही करते हैं। मैनेज का मतलब कि भाई मान लो कल इनको इनको लग रहा है कि सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है, तो ये 8 बजे खोलेंगे। मतलब जो इनका मन कर रहा है उस तरीके से ये दुकान को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। मैनेज का मतलब और क्या है, इनको लग रहा है मुझे 2 हेल्पिंग हैंड चाहिए, मुझे 2 नौकर रखने दुकान में, ठीक है ना, वो मेरी हेल्प करेंगे। तो मैनेज भी ये कर रहे हैं। और कंट्रोल, पूरा कंट्रोल जो है वो लाला जी का अकेले ही है। पूरा जो कंट्रोल है वो लाला जी का अकेले है। मतलब कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो लाला जी अकेले ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो मन में आएगा लाला जी का, लाला जी क्या करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, ये थी हमारी डेफिनेशन। हेडिंग डालो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या है? अब बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाना प्लीज, लिखते चले जाओ। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला फीचर लिखो क्या है? पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। पहला फीचर क्या है? सिंगल ओनरशिप। दीपांशु लिख रहे हो? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, सिंगल ओनरशिप का क्या मतलब है? अब लिखना नहीं है आपने, आपने बस ये हेडिंग, बस आपने पॉइंट पॉइंट लिखने और बाकी समझना है। देखो सिंगल ओनरशिप का क्या मतलब है कि भैया जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका जो ओनर है, उसका जो ओनर है वो सिंगल आदमी है, एक आदमी है या दो आदमी है? सर एक ही आदमी है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ही आदमी क्या है? सिंगल ओनर है, तो इसका मतलब ओनरशिप क्या है? एक आदमी के पास है। अच्छा, इस बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैपिटल का मतलब आपको पता ही है, पैसा लगाना होता है बिजनेस के अंदर। तो जो पैसा लगा रखा है वो भी अकेले किसने लगा रखा है? लाला जी ने पैसे लगा रखे हैं, ठीक। और अगर लाला जी बिजनेस के अंदर पैसा बोरो करते हैं, अगर लाला जी बिजनेस के अंदर पैसा बोरो करते हैं, बोरोड फंड, तो वो भी क्या करेंगे? अकेले ही करेंगे। तो सिंगल ओनरशिप में क्या हो रहा है? नंबर वन, एक आदमी है। नंबर टू, उसी अकेले आदमी ने पैसा बिजनेस के अंदर लगा रखा है, और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये अकेला आदमी क्या करता है? बिजनेस के अंदर पैसा बोरो कर लेता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब फॉर्मेशन और क्लोजर का मतलब क्या है? फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना। तो जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जब मैं अकेला कोई दुकान खोलूंगा, कोई सी भी दुकान मैंने अकेला खोलना चाहता हूं, स्टेशनरी की दुकान में अकेले खोलना चाहता हूं, तो उसके अंदर नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब कि कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है। मुझे कोई लीगल मतलब, जैसे मुझे गाड़ी चलानी है रोड पे, तो भैया मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मुझे इंडिया से बाहर जाना है तो मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर किसी को अकेले दुकान खोलनी है, स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, किराने की दुकान खोलनी है, कोई सी भी दुकान खोलनी है, अकेला आदमी अगर कोई दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो खोल सकता है, बेशक खोल ले, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी रजिस्ट्रेशन कराने की, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना उसको। बट यहां पे लिखो, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बट इन सम केसेस, इसके बाद अगर आप अपनी बुक से पढ़ोगे खुशी, तो बेटा आपको सारा समझ में आ जाएगा A to Z। मैं ये फाइल आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, जिस बच्चे के पास ये नोट्स नहीं है या ये बुक उसके पास नहीं है। बट इन सम केसेस a license is required। तो कहता है कुछ केसेस के अंदर लाइसेंस चाहिए होता है, कुछ केसेस के अंदर क्या चाहिए होता है? लाइसेंस। अब अगर आप अल्कोहल की दुकान, मतलब दारू की दुकान खोलोगे तो भाई फिर तो लाइसेंस चाहिए ना। आपने देखा होगा, जिसको हम हिंदी में ठेका बोलते हैं, तो ठेके के बाहर देखा होगा क्या लिखा? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सरकारी दुकान है। तो भाई अगर अल्कोहल की दुकान खोलोगे फिर तो लाइसेंस चाहिए। अब आप दुकान खोल रहे हो मान लो क्रैकर्स की, आप पटाखे बनाओगे, ठीक है जी, दिवाली में आपने बेचने, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी क्या लेना होता है? लाइसेंस लेना होता है। दूसरी बात, अगर मुझे क्लोज करना है बिजनेस, अगर मुझे अपनी दुकान बंद करनी है, भाई मैंने स्टेशनरी की दुकान खोली थी, मैं बंद करना चाहता हूं, तो बंद करना भी क्या है? बहुत आसान है। बंद करने में भी क्या है? नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो लीगल रिक्वायरमेंट, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बंद कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। तो कितनी बातें बताई? पहली बात, खोलने के लिए नो लीगल फॉर्मेलिटीज।
बट कई केसेस के अंदर हमें लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो फ्यू सम केसेस हैं, मतलब सारे केसेस नहीं है, कुछ ही केसेस के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, लाइसेंस। दूसरी बात आपको क्या बताई, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब अगर हमें बिजनेस क्लोज करना है तो उसकी भी कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तीसरी बात ध्यान से सुनना, तीसरी बात क्या बोलता है, तीसरी बात कहता है देयर इज नो सेपरेट लॉ, देयर इज no separate law governing this form of business। तो ये यहां पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है नो सेपरेट लॉ, मतलब कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, जो हमारा किस चीज का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ, कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ। जैसे पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप के लिए स्टूडेंट क्या बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप के लिए क्या बना हुआ है, लॉ। अगर मैं यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप के लिए लॉ बना है, कौन सा लॉ बना है खुशी पार्टनरशिप के लिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी वेरी गुड, जिसको नहीं पता लिख ले, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उनको ईयर भी पता है। ऐसी बेटा मुकेश अंबानी की क्या है, कंपनी है, तो कंपनी के लिए भी क्या बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, मतलब लॉ बना हुआ है। दीपांशु पता है कंपनी के लिए कौन सा कानून बना है? नो सर। कोई बात नहीं बेटा, आज सुन लो, आज के पूछे तो बता देना, कंपनीज एक्ट। तो जो मुकेश अंबानी है उसकी कंपनी के अंदर ये कानून लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो जो मुकेश अंबानी है उसकी कंपनी के ऊपर कौन सा कानून लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके लिए क्या है, सेपरेट लॉ, कोई कानून ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए कानून की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड फीचर लिखो, थर्ड फीचर क्या है हमारे पास, थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया जो लाला जी है मतलब जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है, इस सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी समझते हो ना, अकाउंट्स में पढ़ाते हैं आपको, अकाउंटेंसी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है लायबिलिटी क्या होती है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने किसी के पैसे देने। तो यहाँ पे जो लाला जी है उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है मतलब कि सर अगर उनके बिजनेस, जो उनका बिजनेस है, अच्छा बिजनेस के अंदर क्या होती हैं, एसेट्स। जैसे आपके घर के अंदर क्या है, एसेट्स है भाई, आप घर में क्या है, एसी है, सोफा है, टेबल है, फैन है, कूलर है, फ्रिज है, बहुत सारी चीजें हैं आपके घर के अंदर, ठीक है, और वो घर खुद। तो आपके घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं और वो हाउस क्या है, आपकी एसेट है। अगर आप किसी का पैसा पे नहीं करोगे तो वो आदमी क्या करेगा, आपका घर बिकवाएगा कोर्ट में केस करके। तो उसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर बिजनेस जो है वो अपनी एसेट बेच के पैसे रीपे नहीं कर पा रहा, अपनी लायबिलिटी रीपे नहीं कर पा रहा, डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट का मतलब वो नहीं दे पा रहा है पैसे, तो लाला जी की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, उनका खुद का घर होगा, उसको बेच के जो बिजनेस है उसकी लायबिलिटी पे ऑफ की जाएगी। तो अगर हमारी पर्सनल एसेट बेच के, देखो जो दुकान आपने खोली है स्टेशनरी की, जो दुकान आपने स्टेशनरी की खोली है, आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हो बाहर वालों का, आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो आपकी दुकान बेच के भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, आपकी दुकान बेच के भी पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जिस आदमी ने वो दुकान खोली है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाता है,
और जब भी स्टूडेंट पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा तो उस टाइम पे क्या बोला जाएगा, जब भी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा तो उस टाइम पे बोला जाएगा कि उस बंदे की लायबिलिटी क्या हो गई है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई है। समझ में आया? फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना फोर्थ पॉइंट क्या है। मैं आपको नोट्स से दिखाने जा रहा हूं फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है। ये हमारे पास नोट्स आ गए। दीपांशु, नोट्स आ गए आपके सामने? यस सर। वेरी गुड, ध्यान से देखो बेटा। अब नोट्स आपके सामने आ गए। हम लोग फीचर्स की बात कर रहे थे। सिंगल ओनरशिप हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन और क्लोजर हमने पढ़ लिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने पढ़ लिया। एक बार रीड कर लेते हैं इसको। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या वर्डिंग लिखी है ये आपके साथ रीड कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल। तो जहां पे कोई बंदा क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल हो जाएगा। किस चीज के लिए? डेप्ट के लिए। डेप्ट का मतलब क्या है? लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी है भाई? बिजनेस की। कहता है इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, अगर बिजनेस में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, घाटा हो जाए भाई। इफ बिजनेस एसेट, देखो मैंने एसेट की बात की थी, आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लायबिलिटी, मतलब कि जो बिजनेस की एसेट हैं उनसे लायबिलिटी रिपे नहीं हो रही, तो क्या होगा? जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब जो लालची है, ये देखो लालची, देखो कैसे, ठीक है जी, जो लालची है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या की जाएगी? बेची जाएगी। किस चीज के लिए? लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो अगर एग्जाम में आ जाता है इजीली आप लोग फीचर्स के अंदर ये पॉइंट लिख के आ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखना, कहता है जो इंडिविजुअल है उसका क्या है? रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, मतलब जो यहाँ पे लालची है खतरा भी वही मोल लेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो लालची बियर करेंगे और जो प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर वो भी किसको मिलेगा? लालची को मिलेगा। तो दोनों कहानी, दोनों चीजें लालची की। उसमें अगर भाई कोई खतरा है, मतलब बिजनेस के अंदर लॉस हो रहे हैं तो वो भी लालची को बियर करना है, प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो भी लालची को ही मिलेगा। वन मैन। सर हाँ दीपांशु बोलो। सर जैसे कि आपने ऊपर बताया था ना कि जो लाला जी की प्रॉपर्टी है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हाँ जी। तो सर कौन सी प्रॉपर्टी ले लेते हैं सर? फील्ड ले लेते हैं या फिर उनके जो उनके पर्सनल जैसे कि व्हीकल हो गए, साइकिल स्कूटर वगैरह हो गए, वो ले लेते हैं या फिर फील्ड को जब्त कर लेते हैं? मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लाला जी ने 2 लाख रुपए और देने अभी, तो हम लाला जी की प्रॉपर्टी, हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट को हमने बोला लाला जी को 2 लाख रुपए और देने हैं, तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या किया जाए? बेचा जाए। अब कोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ये देखेगा कि भाई 2 लाख रुपए कहां से रिकवर हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि भाई इनके पास 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ी को बेच के क्या है 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, 2 गाड़ी बेच देंगे। उनको लगता है इनके पास ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड है इनके पास, गोल्ड को बेच के 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएगा, कोर्ट गोल्ड के लिए बोल देगा। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोर्ट के ऊपर, कि हमारे जो जज साहब हैं, जो हमारा जज है वो क्या बोलता है, ठीक है ना। तो जो जज बोलेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। दीपांशु समझ में आ गया? ओके सर, ठीक है सर। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट समझ में आया। जो प्रॉफिट है वो भी लालची को मिलेगा और जो बिजनेस के अंदर लॉस होगा वो भी लालची को बियर करना पड़ेगा। ये फोर्थ पॉइंट के अंदर बताया। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या बोला है? वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल मतलब भाई अकेले ही आदमी का, जो सोल ओनर है उसी का क्या है? अकेला कंट्रोल है इस बिजनेस के अंदर। ठीक, आगे देखो क्या बोलता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कानून की नजर में लाला और लाले का बिजनेस दोनों क्या है? एक है। कानून की नजर में, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, कानून की नजर में लाला और लाले का बिजनेस दोनों एक है। पर अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में आपने सुना होगा कि लाला अलग और लाले का बिजनेस अलग। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शन, जो हम अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन करते हैं, वो मिक्सअप ना हो जाए हमारे बिजनेस में। आपको पता है ना पर्सनल ट्रांजैक्शन में क्या होता है? जब हम अपनी दुकान से गुड्स ले लेते हैं, लाली ने क्या किया? अपनी दुकान से साबुन तेल निकाल लिया। लाली ने क्या किया? शॉपिंग करने के लिए अपनी दुकान से पैसे निकाल लिए।
तो अकाउंट्स में क्या कहते हैं उसे? ड्राइंग्स। अकाउंट्स के अंदर उस टर्म को क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो कहानी क्या समझ में आई कि सर कानून के अकॉर्डिंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि लाला और लाले का बिजनेस कानून के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं माना जाएगा। नो डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड इंटरप्राइज। तो ओनर में और इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, तो ओनर और वो इंटरप्राइज दोनों को अलग नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये क्या मतलब है कि भैया अगर मर गया, लाला मर गया या लाला इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है भिखारी बन गया, या इनकैपेसिटी है, अनसाउंड माइंड हो गया, पगला गया है भाई साहब, ठीक है ना, या एलिमेंट नेचर का मतलब कि भाई उसने दुश्मनों से हमारी दोस्ती कर ली, पाकिस्तान से दोस्ती कर ली उसने, तो उस केस के अंदर क्या है भाई, उसका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। भाई मर गया तो वैसे ही खत्म है, भिखारी बन गया तो वैसे ही खत्म है ना, फिर तो पैसा कहां से लगाएगा बिजनेस के अंदर। तो कंटिन्यूटी लैक करता है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस तभी तक रहता है जिंदा जब तक लाला रहता है। हाँ, कई केसेस के अंदर होता है, आपने सुना होगा लाला जी मर गए, उनके बेटे बिजनेस चला रहे हैं, वो कहानी अलग है, वो एक्सेप्शन है, बट इन जनरल हम मान के चलते हैं कि अगर लाला मर गया तो बिजनेस खत्म। स्मॉल साइज, वही वाली कहानी है भाई, छोटा बिजनेस होता है। स्मॉल साइज का ही मतलब क्या है? छोटा बिजनेस है, मतलब जिसमें लिमिटेड फंड्स लगे हैं, कम पैसे में आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खोल सकते हो। कंपनी खोलनी है भाई, मुकेश अंबानी जितनी बड़ी कंपनी, जियो जितनी बड़ी कंपनी खोलनी है भाई, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 50,000 करोड़ भाई, 50,000 करोड़, मतलब 5 करोड़ की बात नहीं कर रहे, 50 करोड़ की बात नहीं कर रहे, 50,000 करोड़ लगाने पड़ेंगे। बोलना आसान है, जब बंदा लगाएगा फिर पता लगेगा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या कंप्लीट किए, हम लोगों ने फीचर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक फीचर का एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना के दे रखा है, तो हम लोगों ने की पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर देख सकते हो क्या क्या की पॉइंट्स थे। तो हम लोगों ने फीचर्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मेरिट्स के अंदर। क्या मेरिट्स क्या है इसके, ध्यान से सुनना। बिजनेस के अंदर स्टूडेंट आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, उसके बाद आपने नोट्स बनाने। जहां पे डिफिकल्टी अराइज होगी, मतलब जहां पे आपको डिफिकल्ट लगेगा वहां पे नोट्स बना के मैं दूंगा। आज की क्लास खत्म होने के बाद आप लोग सेल्फ नोट्स बनाएंगे, और जहां डिफिकल्टी अराइज होगी वहां आप मुझे बताएंगे, वहां मैं आपको सिंप्लीफाइड करके दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है मेरिट्स का मतलब एडवांटेज। क्या एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के, क्या एडवांटेज है? सबसे पहला है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन क्यों है भाई? अकेला आदमी है, जो भी वो डिसीजन लेना चाहता है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो वो डिसीजन लेना चाहता है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता इसके अंदर। पार्टनरशिप होती है भाई, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक आदमी का बिजनेस होता है या दो से ज्यादा लोगों का बिजनेस होता है? सर पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का बिजनेस होता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, टाइम लगता है डिसीजन लेने में। क्यों? कई बार पार्टनर कहता है भाई मैं गोवा गया हूं घूमने के लिए, हो सकता है पार्टनर घूमने के लिए कहीं गया, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पार्टनरशिप है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि जो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल का मतलब कि जो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, मतलब कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी पब्लिश नहीं करते। लाला गली में ढोल नहीं पीट के बताता कि भाई देखो मेरे अपने बिजनेस के अंदर ऐसा करने वाला हूं। पर अगर कल मुकेश अंबानी की कंपनी कुछ करती है तो मुकेश अंबानी की कंपनी को न्यूज़पेपर में बताना पड़ेगा कि हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है, या हमारी कंपनी का कोई टेक ओवर करने वाला है, हमारी कंपनी को कोई खरीदने वाला है, या हमारी कंपनी में कोई पैसे लगाने वाला है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर के अंदर बताना पड़ता है। पर लाला जैसे किसी की मैरिज होती है तो लोग मैरिज कार्ड छपवाते हैं, अपनी शादी के कार्ड छपवाते हैं, फिर ठीक है ना, ढोल बजा के बताते हैं देखो हमारी शादी होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे लाला अपने बिजनेस के बारे में कोई भी पब्लिशमेंट नहीं करता, कोई उसके ऊपर लीगल कंपल्शन नहीं है कि उसको कोई पब्लिशमेंट करनी है, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है, ऐसा कुछ भी उसके ऊपर नहीं। उसके बाद डायरेक्ट इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जो भैया प्रॉफिट होगा उसका रिवॉर्ड किसको मिलेगा, लाला जी को ही मिलेगा। तो लाला जी जितनी एफर्ट्स लगाएंगे बिजनेस के अंदर, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो लाला जी की क्या होगी, एक्स्ट्रा इनकम।
वो लाला जी की क्या होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी। एक बार आपकी स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखो पॉइंट नंबर 3 और 2, पहले 2 पढ़ लो, 2 पढ़ लो, सेकंड पॉइंट पढ़ लो, एक बार ओन रीडिंग कर लो आप लोग अपनी। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, अब थर्ड पॉइंट पढ़ के देखो, सेल्फ रीडिंग करो। चलो दीपांशु पढ़ लिया? यस सर। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट कहता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? अकम्प्लिशमेंट का मेन मीनिंग है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब अगर मान लो लाला जी ने क्या किया, लाला जी का टारगेट था कि भाई मुझे इस साल कम से कम 10 लाख रुपए का माल बेचना है। लाला जी ने कहा कि मुझे अपनी दुकान से इस साल 10 लाख रुपए का माल बेचना है। अब आप देख लो कोविड-19 के चलते हुए मान लो लाला जी की किराने की दुकान थी, लाला जी का सारा माल क्या हो गया, खत्म हो गया। 10 लाख से भी ज्यादा लाला जी ने क्या कर दिया, माल बेच दिया। मुझे बताओ लाला जी को पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? दीपांशु क्वेश्चन फिर रिपीट करना। बेटा क्वेश्चन ये है कि लाला जी की क्या है, किराने की दुकान है, दाल आटा चावल चीनी लाला जी बेचते हैं। लाला जी का टारगेट ये था कि मैं इस साल कम से कम 10 लाख रुपए का माल बेचूंगा। अब कोविड-19 ये कोरोना के चलते हुए लाला जी ने 15 लाख रुपए का माल बेच दिया, तो लाला जी को सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर मिलेगी। हाँ बहुत ज्यादा मिलेगी बेटा, बहुत ज्यादा। तुमने 10th क्लास के पेपर, चलो तुम मान लो अभी 11th क्लास के पेपर दे दिया मान लो तुमने, और तुमने 11th क्लास के पेपर दिए और भाई तुम्हारे बिजनेस के अंदर 100 में से 98 मार्क्स आ गए। बताओ तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर नाचने लगेंगे सारे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2-4 नाली में भी गिर जाएंगे भाई कि इसके आग कैसे गए। ठीक है चलो अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, ईज टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। ईज टू फॉर्म एंड डिसॉल्व का मतलब भैया इजी है, फॉर्म करना, बनाना बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले आदमी को ही तो बिजनेस करना है, कोई कानून भी नहीं है इसके लिए। और डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? बंद करना। डिसॉल्व का मतलब क्लोज करना, बंद करना। अब भैया बंद करनी है दुकान, बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपना डेप्ट का मतलब क्या, अपनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी भाई। अगर लायबिलिटी जब तक पे नहीं करोगे दुकान बंद नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि जो लोग हैं वो तो चाहेंगे कि भैया हमारा पैसा पहले लाला जी दे दे, ठीक है ना, वरना आपकी दुकान का जो सामान है वो लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म मतलब सर बनाना बहुत आसान, नो लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन सेटिंग अप। तो सेटिंग अप के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। इट इज नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक लॉ। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके ऊपर कोई कानून ही नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी क्लोज द बिजनेस। आप अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस क्लोज करना है, क्लोज कर लो व्हेनेवर ही डिजायर, जब लाला चाहे तब बंद कर दे अपना बिजनेस विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेब्ट। मतलब कि क्लोज जो होगा आपका बिजनेस वो कब हो पाएगा, जब आप अपना सारा डेब्ट पे कर देंगे, अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में डिसएडवांटेज ही आते हैं। पहला डिसएडवांटेज लिखो कॉपी के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज।
हेडिंग डाल लो, पहला डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। दीपांशु पढ़ के दिखाओ इसको, पॉइंट पढ़ो, ये क्या लिखा है। सर ये लिमिटेड रिसोर्सेज वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। in sole proprietorship firm finance is supplied by the proprietor himself from his wealth or from borrowings. ठीक है, बस 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 बस, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। अब कहता है लिमिटेड रिसोर्सेज, देखो नाम से ही पता लग रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब क्या है, पैसा। यहाँ पे बेटा रिसोर्सेज का मतलब है पैसा, पैसे की बात चल रही है यहाँ पे। मुझे बताओ ना, एक अकेला आदमी कितने पैसे लगा लेगा बिजनेस में? भाई जितना उसकी पॉकेट में होगा उतना ही लगा पाएगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना लगा पाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है, फाइनेंस इज सप्लाइड, मतलब फाइनेंस का मतलब पैसा कौन देता है, सप्लाई कौन करता है पैसे की, प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, लाला खुद पैसे लगाता है। कहां से लगाता है, जो उसकी वेल्थ है। वेल्थ का मतलब जो उसने पैसा बचा के रखा हुआ है, वो पैसा वो बिजनेस के अंदर लगाता है। या वो पैसा कहां से लगाता है, पैसा बोरो करके। भाई जिन लोगों को वो जानता है उनसे क्या कर लेता है, लोन ले लेता है पैसा। बोरोइंग का मतलब क्या होता है, लोन लेना। आपको बिजनेस में पैसा लगाना है भैया, दो तरीके बिजनेस में पैसे लगाने के। एक, अपनी जेब से पैसा निकालो, बिजनेस में लगाओ। दूसरा, लोगों से लोन लो, लोगों से कर्जा लो और बिजनेस में पैसा लगा दो। तो हमारे पास बिजनेस में पैसे लगाने के दो तरीके। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस अगेन क्यों बोला है? भाई लाला जो है उसकी जेब में लिमिटेड ही तो पैसा होगा। ऐसे थोड़ी ना 50,000 करोड़ लेके लाला घूम रहा होगा अकेले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। देयर इज अ लिमिटेड टू क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी, क्योंकि लाला जी की जो क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी है, मतलब उधार मांगने की क्षमता, वो भी क्या है, लिमिटेड है। ये थोड़ी ना कि अनलिमिटेड पैसा मिल जाएगा लाला जी को। दिस रिड्यूस स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो देखो बिजनेस की ग्रोथ तो होगी पर इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा बिजनेस में पैसा लगता है उतनी ज्यादा जल्दी बिजनेस की क्या होती है, ग्रोथ होती है। उतनी जल्दी बिजनेस क्या करता है, ग्रो करता है। कहता है फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल और लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है वो ओनली स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए कामयाब है। तो अगर किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खोलना हो तो आप पहले ये देखो कि भैया वो छोटा बिजनेस खोल रहा है या बड़ा खोल रहा है या उससे भी बड़ा खोल रहा है। तो छोटा बिजनेस क्या है, हमारी गली मोहल्ले में जो दुकानें बना रखी है, या यहाँ पे अपने शाम बिहार में जो क्या है मार्केट में दुकान है, ये छोटा बिजनेस हो गया। अब मेन मार्केट में दुकान है, जो अपना द्वारका का मार्केट है, नजफगढ़ है, वहां पे मेन मार्केट में क्या है, दुकान है। तो भाई मीडियम स्केल ऑफ बिजनेस हो गया। आपने मॉल में दुकान खोल ली, मतलब कि जो गुड़गांव के अंदर आपका एमबीएस मॉल है वहां आपने दुकान खोल ली, या जहां पे भी आपके मॉल्स हैं बड़े बड़े वहां पे आपने क्या कर ली, या कनॉट प्लेस आपने सुना होगा, आपने वहां पे शॉप खोल ली। भैया लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस चाहिए, पैसा बहुत चाहिए। कनॉट प्लेस का नाम सुना है दीपांशु? यस सर। हाँ, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, भाई लाखों रुपए तो महीने का रेंट होगा। तो भाई साहब इसका मतलब पैसा तो चाहिए बहुत ज्यादा। लाखों रुपए का मतलब मान लो 5-5 लाख रुपए महीने का रेंट है। पता लग रहा है भाई 2 महीने में 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। अगला पॉइंट आ जाओ, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। आपको भी पता है ये डिसएडवांटेज है, लाइफ जो है वो लिमिटेड है। क्यों? लाला अगर मर गया तो बिजनेस भी गया। तो कहता है अगर लाला बीमार हो गया या लाला क्या है इंसॉल्वेंट हो गया या मर गया तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया आपको। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब भाई लाला जी को जितनी नॉलेज होगी, लाला जी उसके हिसाब से अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे। मैनेजमेंट स्किल क्या होती है? मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है कि अपने बिजनेस के अंदर काम करना, प्लानिंग करना। तो लाला एक ही आदमी की तो खोपड़ी है, मतलब एक ही तो दिमाग है। अब लाला जी का जो दिमाग होगा उसके अकॉर्डिंग लाला जी प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस होगा तो हमारी प्लानिंग और अच्छी हो सकती है, क्योंकि 3-4 लोगों का वहां पे दिमाग लग रहा है।
कंपनी होगी तो और ज्यादा लोगों का दिमाग लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे अलग से हम लोग मैनेजमेंट वाला आदमी रखते भी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल होती है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए आपको। पूरे पूरे 24 घंटे में आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं उसकी एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का क्या मतलब है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑल एक्टिविटीज, देख लो जितनी भी एक्टिविटीज है वो लाला जी अकेले कर रहे हैं। सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। अब एक अकेला आदमी सारी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट थोड़ी ना हो सकता। अब फील्ड यहाँ पे क्या है भाई, जो लाला जी की दुकान है, लाला जी को माल खरीदना भी है, बेचना भी है, तो शायद लाला जी को क्या है, लाला जी के कम्युनिकेशन स्किल अच्छे ना हो, लोगों से कस्टमर से अच्छे तरीके से बात ना करते हो, तो भैया उसके लिए भी मैनेजमेंट स्किल चाहिए। लाला जी लोगों को नहीं समझ पाते तो समझना पड़ता है। ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन, हो सकता है कि वो गुड अच्छे सेल्स पर्सन हो, पर नॉट अ गुड मैनेजर, हो सकता है वो मैनेजर अच्छे नहीं है। ठीक है ना। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, जैसे आपके सर है राजेश सर, तो उनके अंदर क्वालिटी क्या है, किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की क्वालिटी है, पर अगर वही काम मुझे किसी दूसरे से कराना हो तो वो मैं नहीं करा सकता, तो वो मेरे अंदर क्या है, स्किल नहीं है। पर कई लोगों के अंदर क्या स्किल होती है, दूसरों से काम करवाना। अभी मैंने सुना है कई बच्चे ऐसे होते हैं अपने अपने कपड़े दूसरों से प्रेस करवा लेते हैं, बताओ। ठीक है ना, वही वाली कहानी है। तो एक से एक बच्चे हैं भाई। तो यहाँ पे क्या कहानी है कि लाला जी अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, पर गुड मैनेजर मतलब वही है कि जो उनके हेल्पिंग हैंड है, जिन लोगों से वो काम करा रहे हैं अपनी दुकान के अंदर, उनसे ढंग से काम करवा नहीं पाते। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल स्किल एंड एक्सपर्टीज इन वन पर्सन, बिल्कुल सही बात है। तो सोल प्रोप्राइटर जनरली कैन नॉट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एम्प्लॉय। तो लाला जी के पास क्या है, इनकम का बड़ा सोर्स नहीं है, लाला जी के पास इनकम का बड़ा सोर्स नहीं है, इसलिए वो मैनेजरियल जो स्किल वाले लोग होते हैं, जिनको मैनेजमेंट स्किल आती है, वो उनको अपने पास एज अ एम्प्लॉय नहीं रख सकते। भैया मैनेजमेंट स्किल एमबीए करके आते हैं लोग मैनेजमेंट के अंदर। अब एक एमबीए किया हुआ बंदा अगर लाला जी के पास काम करेगा तो बोलेगा भाई मुझे महीने के 1 लाख रुपए दो, और लाला कहेगा 1 लाख रुपए मैं नहीं कमा रहा, तुझे कहां से दे दूं? और अगर तुझे दे दिए तो भाई मैं तो क्या हो जाऊंगा, इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, कटोरा ले लूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, तो लाला का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो कहानी क्या है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा डीमेरिट है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो एक बार थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पढ़ के देखो, फिर मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो। दीपांशु पढ़ लिया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास HUF। अब HUF का मतलब क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपको भी पता है। अब भैया मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि HUF का मतलब क्या है। हिंदुस्तान में, बिल्कुल ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग क्या है, HUF फैमिली के पार्ट हैं, इंक्लूडिंग सिख और जैन। 3 लोग HUF फैमिली के पार्ट नहीं हो सकते एज पर हिंदू लॉ। कौन? क्रिश्चियन, मुस्लिम और पारसी। तो भाई ये लोग क्या है, अपनी HUF फैमिली नहीं बना सकते। तो आज जैसे आप अभी क्या हो, बच्चे हो, तो आप अपने फादर की HUF में हो, क्योंकि आपके फादर क्या है, मैरिड है। एक अगर हमें HUF बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मैरिज।
लेक्चर 1 के अंदर मैंने बताया था कि अगर आपको एचयूएफ बनानी है तो आपको मैरिज करनी पड़ेगी। मैरिज करते ही जैसे मेरी मैरिज हुई तो मैं और मेरी वाइफ हमारी अपने आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब एज पर हिंदू लॉ हमारी क्या बन गई, एचयूएफ बन गई। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम लोग रन करें तो उसके अंदर बोला है मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए फैमिली के, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब कि हमारे पास अपने दादा की कोई या परदादा की कोई क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उस केस के अंदर क्या बोल रहा है, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी जो हमें इनहेरिटेंस में मिली है मेल मेंबर को ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द मेंबर हु हैज शेयर ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी and who are entitled to get share in the profit of joint Hindu family business are known as co-partner। तो मेरे दादाजी का क्या चल रहा था, बिजनेस चल रहा था। अब मेरे दादाजी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो मेरे दादाजी की अगर डेथ हो गई तो उनका जो बिजनेस है अब वो कौन चलाना चाहता है, मैं चलाना चाहता हूँ। बट मेरा क्या है, एक भाई और है, मान लो हम 2 भाई हैं, तो क्या हम मिनिमम 2 मेल मेंबर है, यस। अब क्या उस प्रॉपर्टी का एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है क्या उसका बंटवारा हो सकता है, आंसर इज यस। तो हम लोग कौन है, हम लोग को पार्टनर है। और जब उस फैमिली बिजनेस का बंटवारा होगा तो उस केस के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग मैरिज करेंगे हमारी एचयूएफ बन जाएगी। और एचयूएफ बनने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो बिजनेस है, जो बिजनेस का शेयर हमें मिला है वो बिजनेस हम लोग चला सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी को भी अपनी एचयूएफ बनानी है, अगर किसी को भी क्या करना है, अपनी एचयूएफ बनानी है तो कैसे बनाएगा कोई अपनी एचयूएफ, सर उसे मैरिज करनी होगी। मैरिज करते ही एज पर हिंदू लॉ आपकी क्या बन जाती है, एचयूएफ। तो मैं लेक्चर 1 के अंदर बहुत कुछ बता चुका हूँ एचयूएफ के बारे में। आज फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स क्या है, सबसे पहले आता है फॉर्मेशन। तो बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। और हमारे पास क्या होनी चाहिए, इनहेरिटेंस में दादाजी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमें मिली हो। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, मतलब जो भी यहाँ पे एचयूएफ फैमिली के अंदर पैदा होगा बच्चा, जैसे मैं और मेरी वाइफ, तो जो हमारा सन है वो बाय बर्थ क्या हो जाएगा, उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा, को पार्टनर बन जाएगा। एज पर हिंदू ससेशन एक्ट बना हुआ है। हिंदू ससेशन क्या एक्ट, मतलब कानून बना हुआ है। तो फॉर्मेशन करने के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। साथ में क्या चाहिए, दादाजी की प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद जो भी हस्बैंड और वाइफ का जो भी क्या होगा, सन या डॉटर जो भी आएगा वो बाय बर्थ क्या बन जाएगा, को पार्टनर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। उसके लिए एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 लोग हैं। पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, 2 लोग, मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप करने के लिए। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट की, कितने मिनिमम चाहिए होंगे, कितने मैक्सिमम चाहिए होंगे। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप करने के लिए। अगर हमें थर्ड पर्सन को, तीसरे आदमी को अपना पार्टनर बनाना है तो उसके अंदर क्या करना होगा, अगर तीसरे बंदे को पार्टनर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, अंशी बोलो सर, हमें क्या करना होगा, अगर तीसरे बंदे को हमें पार्टनर बनाना है तो हमें जो 2 पार्टनर हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनकी कंसेंट लेनी होगी। जो 2 पार्टनर हैं उनकी क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, हाँ सर। लायबिलिटी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लायबिलिटी किसकी होती है, कर्ता की यहाँ पे लायबिलिटी होती है। कर्ता कौन होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो यहाँ पे लायबिलिटी जो है कर्ता की क्या है, अनलिमिटेड है। अदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है जी। और जो यहाँ पे हमारा एचयूएफ फैमिली का बिजनेस है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो सभी को मिलेगा। तो लायबिलिटी, कर्ता लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि आपकी पर्सनल एसेट्स को क्या किया जा सकता है, पेइंग बैक किया जा सकता है, मतलब बेचा जा सकता है। तो आपकी पर्सनल एसेट्स को यहाँ पे बेचा जा सकता है अगर आपका बिजनेस क्या कर रहा है, पैसे पे नहीं कर पा रहा। थर्ड पॉइंट देखो, कंट्रोल। कहता है जो ज्वाइंट
फैमिली बिजनेस है, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है, और उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। तो यहाँ पे एचयूएफ फैमिली के बिजनेस के अंदर कंट्रोल किसका होता है? कर्ता का। मतलब डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कर्ता करेगा। अगर कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस के अंदर तो वो कौन लेगा? कर्ता लेगा। अदर मेंबर हैव नो राइट टू टेक डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी कौन करता है बिजनेस की? भाई मान लो बहुत बड़ा होटल है, उसका व्हाइट वॉश होना है। अब व्हाइट वॉश में होटल है बहुत बड़ा, तो उसमें 10 लाख रुपए खर्च होंगे। कर्ता बोलेगा तो पैसे खर्च होंगे, अदरवाइज पैसे खर्च नहीं होने वाले। एक बार पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पढ़ के देखो, ओन रीडिंग करो इसकी, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। दीपांशु पढ़ लिया? जी सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। और लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया है माइनर मेंबर। मतलब कि जो माइनर है, क्या वो एचयूएफ फैमिली का मेंबर बन सकता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे मेंबर कैसे बना जाता है? बाय बर्थ। मेंबर जैसे आपके पापा और आपकी मम्मी वो दोनों मैरिड हैं, जैसे ही बेटा आप इस दुनिया में आए बाय बर्थ, आप अपनी एचयूएफ फैमिली, अपनी मतलब कि अपने फादर की एचयूएफ फैमिली के क्या बन गए? हाँ जी, क्या बन गए? मेंबर। और उस मेंबर को क्या बोलते हैं? को पार्टनर। इसका मतलब माइनर, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर माइनर, माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एचयूएफ फैमिली। तो माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एचयूएफ फैमिली बाय बर्थ। तो बाय बर्थ आप क्या है? एचयूएफ फैमिली के मेंबर बन सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। नया टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? हाँ जी, पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? सर 2 या फिर 2 से ज्यादा। वेरी गुड। तो पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में? सर 200। मैक्सिमम सर 200। 200 पक्का? यस सर। चलो खुशी आप बताओ। सर 100। 100। वंशिका आप बताओ। सर 50। बेटा लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए। मेरा क्वेश्चन है मैक्सिमम, आप लोगों ने नोट्स भी भेजे हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद होगा। याद अभी आ नहीं रहा है, देख के बताओ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर? मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? खुशी बताओ बेटा। सर 10 हो सकते हैं। नहीं 10 नहीं। सर 50 हो सकते हैं। वेरी गुड। किसने बताया 50? वंशिका। वेरी गुड बेटा। 50 देखो यहाँ पे नालायकों पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, और मैंने भी बताया था, मैंने कहा था मिनिमम पार्टनरशिप के अंदर 2 लोग होंगे, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट में बता रखी है। तो कंपनीज एक्ट का जो कानून है उसका एक सेक्शन है, उसकी एक धारा है 464, वहां पे बता रखा है कि 100 हो सकते हैं मतलब कि सरकार प्रिस्क्राइब करेगी। जब तक सरकार, अभी सरकार ने क्या प्रिस्क्राइब किया है? उसने रूल 10 के अंदर बोला हुआ है अभी कितने हो सकते हैं? 50।
तो अभी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम की क्या लिमिट है? 50 की है। सरकार अगर चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर सकती है? 100। सरकार अगर चाहे तो बच्चों इस लिमिट को क्या कर सकती है? 100 कर सकती है। अभी सरकार ने एट परसेंट देखो यहाँ पे लिखा भी है एट परसेंट अभी इस लिमिट को कितना रखा है? 50 रखा हुआ। दीपांशु समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। वेरी गुड। बताओ क्या समझ में आया? कि सर जो एट प्रेजेंट में है वो सिर्फ 50 रखे हुए हैं मैक्सिमम मेंबर्स इसमें पार्टनरशिप में, और जो मिनिमम है वो 2 है। वेरी गुड। तो आज की डेट में मिनिमम 2 लोग मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 लोग अपनी पार्टनरशिप बना सकते हैं। अगर आप 50 से ऊपर जाओगे तो आपकी पार्टनरशिप फर्म को इलीगल बोला जाएगा, उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। और हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसका एक सेक्शन है चौका छक्का चौका। ऐसे याद रखते हैं बेटा सेक्शन, पहले चौका मार दिया क्रिकेट में, फिर छक्का, फिर चौका, चौका छक्का चौका, तेरा क्या होगा कालिया, अब गोली खा। तो यहाँ पे सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013। तो सरकार इस लिमिट को 100 कर सकती है, पर अभी एट प्रेजेंट जो लिमिट है वो 50 की कर रखी है सरकार ने। तो आज की डेट में मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। कोई आपसे पूछे लिखा का है, उसको बोल देना भाई 10 का दम। रूल 10 किसका? रूल 10 कंपनीज एक्ट 2014। देखो एक्ट 2013 है और रूल क्या है? 2014 में। बस ये याद रख लो। अब ये मत पूछना मुझसे कि सर यहाँ पे 2014 क्यों है, यहाँ 2013 क्यों है। मैं रीजन तो बता दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा नहीं, पर मेरा मन कर रहा है तुम्हें रीजन बता दूं। बेटा यहाँ सेक्शन लिखा है तो पहले क्या होता है? कानून बनता है। ये तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। पहले जाके आप पूछ लो किसी से कि यहाँ पे 2014 लिखा है, यहाँ पे 2013 क्यों लिखा है। तो बेटा पहले बनता है कानून। तो कानून जो होता है वो सेक्शन में लिखा जाता है। कानून किस में लिखा जाता है? सेक्शन में। इसलिए देखो इसका ईयर है 2013। और रूल कौन बनाता है? जो मिनिस्ट्री होती है। जैसे मोदी, लोग कहते हैं मोदी जी अब बहुत काम करते हैं। अबे नालायकों, मोदी जी तो कोई काम करते ही नहीं, सारा काम तो मिनिस्ट्री करती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, सुना होगा आपने, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सुना है? एक दो मिनिस्ट्री के बारे में सुना है दीपांशु? यस सर। आपने सुना है ना कि जो मोदी जी हैं वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके नीचे उनके मिनिस्टर होते हैं जो मिनिस्ट्री को संभालते हैं। हाँ यस सर। निर्मला सीतारमन सबसे पहली फीमेल महिला जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, पता है सभी को? खुशी? यस सर। हाँ वेरी गुड बेटा। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि फीमेल ने झंडे कहां कहां गाड़े। झांसी की रानी नाम सुना आपने? खुशी? यस सर। फुल्लन देवी का नाम सुना है खुशी? हाँ नाम सुना है। बेटा उसने बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर था, उसको मार दिया था। ये ऐसे बड़े बड़े भाई कारनामे कर रखे हैं महिलाओं ने, तो पता होने चाहिए। ठीक है, खासकर लड़कों को पता होने चाहिए, मेल कैटेगरी को। आ जाओ, चलो मजाक कर रहा था, ठीक है आ जाओ। अब हम आ रहे हैं पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पार्टनरशिप क्या है? एक स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है या मीडियम स्केल ऑफ बिजनेस आप बोल सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? स्मॉल स्केल। पार्टनरशिप स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज नहीं है। लार्ज नहीं है। पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, वो हम बात कर चुके हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने एक लॉ की वीडियो शेयर की थी। मैंने लॉ की वीडियो किसको शेयर की थी? खुशी को। आपने देखी थी पार्टनरशिप एक्ट की? सर कब की थी? चलो मैं आज क्लास के बाद क्या है, एक लॉ की वीडियो है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर भी बेटा पार्टनरशिप एक्ट है, क्योंकि आपको पता है ये पार्टनरशिप पूरा कानून है। तो एक बार आप वो वीडियो देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। तो आज मैं लेक्चर खत्म होने के बाद सभी को भेजूंगा, और मेरा चैनल है राजेश नेगी क्लासेस, तो उसके अंदर मैं आपको भेजूंगा और आप लोग अपना यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, आराम से देखो। पूरा पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर। ठीक है जी, तो एक बार पक्का देखना।
तो यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो आगे फीचर्स की बात कर रहा है, पार्टनरशिप के क्या कर रहा है, फीचर्स की बात कर रहा है। तो फीचर क्या है, फॉर्मेशन है। अभी मैं हेडिंग बता रहा हूं बस। फॉर्मेशन का मतलब क्या है भैया, पार्टनरशिप को बनाना। तो पार्टनरशिप को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, पार्टनरशिप डीड। अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड चाहिए। जैसे हमें कोई घर खरीदना है, तो जब हमें घर खरीदना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है भैया, जिस आदमी का वो घर होता है उससे वो घर खरीदना होता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो बेटा प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जो कागज का यूज किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्री करानी पड़ती है। आपने सुना होगा अभी हमारी कच्ची कॉलोनी है, रजिस्ट्री नहीं हो रखी। हाँ, रजिस्ट्री खुलेगी फिर लोग रजिस्ट्री कराएंगे, हमारी कच्ची कॉलोनियां पक्की हो जाएंगी। तो उसी तरीके से जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट को ही एफिडेविट, सुना है कभी एफिडेविट, खुशी? यस सर। हाँ, तो बेटा ऐसी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है एक कागज पे, उसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आगे दो लोग होते हैं, ये सब आपको पता है। लायबिलिटी, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, लाला जी की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टनरशिप फर्म पे ऑफ नहीं कर पाएगी डेब्ट, मतलब अगर लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाएगी, तो उस केस के अंदर जो पार्टनर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचा जा सकता है, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खतरा कौन मोल लेगा। यहाँ पे रिस्क बियरिंग फैक्टर किसके पास होगा, जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जो दो पार्टनर है उन्हीं को क्या करना है, जो भी बिजनेस के अंदर लॉस होगा वही पार्टनर क्या करेंगे, बियर करेंगे उस लॉस को। डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, दोनों पार्टनर मिलके। अगर पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर मिलके क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर बिजनेस के अंदर दो पार्टनर है, एक मर गया या एक रिटायर होके चला गया, बिजनेस छोड़ के चला गया, भाई पार्टनरशिप खत्म। क्योंकि पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए थे, मिनिमम दो। और अगर एक आदमी पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला गया है तो उस केस के अंदर मुझे ये बताओ बिजनेस होगा ही कैसे आगे, बिजनेस तो आगे हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर है और अगर एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस क्या हो जाता है, वहीं पे बंद हो जाता है। अगर तीन पार्टनर होते, एक छोड़ के जाता, तो दो पार्टनर अगर एग्री करते तो वो बिजनेस चला सकते थे। अगर उनका मन है तो वो बिजनेस क्या कर सकते थे, चला सकते थे। एक बार कंटिन्यूटी वाला पॉइंट पढ़ो सारे बच्चे, ओन रीडिंग करो, पढ़ो, इसे समझो क्या लिखा है। तो समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। 6 पॉइंट नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और 7 पॉइंट क्या है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, बच्चों को समझ में नहीं आता। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या है कि भैया दो पार्टनर है, एक रामू एक शामू, एक रामू पार्टनर एक शामू पार्टनर है। भैया शामू चला गया बैंक में, शामू गया बैंक में, बैंक से जाके शामू ने क्या किया, लोन ले लिया। यही अपना जो पीएनबी बैंक है, यहां से जाके लोन ले लिया। कभी बैंक देखा है आप लोगों ने? हाँ सर हमने बैंक देखा हुआ है। तो बेटा बैंक से जाके एक पार्टनर ने क्या किया, लोन ले लिया। मुझे बताओ अगर एक पार्टनर बैंक से जाके लोन ले लेता है, क्या ये मान लिया जाएगा कि एक पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है? आंसर इज यस। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। देखो प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है भाई, मेरा ट्रक में सामान आना है, मेरा क्या है, ट्रक में सामान आना है। तो जब मेरा सामान आएगा ट्रक में तो मैंने क्या किया, जब मेरा ट्रक में सामान आना है तो मैंने क्या किया, मैंने रामू को बोल दिया कि मेरे बिहाफ में सामान तू लेके आ जाना।
तो अगर मैं किसी को अपने बिहाफ में कोई अथॉरिटी दे रहा हूं, अगर मैं किसी को अपने बिहाफ में कोई अथॉरिटी दे रहा हूं, तो इसका मतलब कि वो एज अ एजेंट क्या करेगा, मेरा काम करेगा। जैसे मुकेश अंबानी है, मान लो मुकेश अंबानी ने कहा भाई मेरी जो वाइफ है नीता अंबानी, पता होगा आपको मुकेश अंबानी की वाइफ का नाम है नीता अंबानी। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, आपको मान लो मुकेश अंबानी आपका दोस्त है भाई, आपको बोला कि यार आप क्या करो, नीता को लेके आ जाओ पार्टी में, मेरे पास टाइम नहीं है और आज रामू छुट्टी पे है। रामू कौन है, मुकेश अंबानी का नौकर। तो आप उसके दोस्त हो और आप क्या कर रहे हो, मुकेश अंबानी की वाइफ को एक पार्टी में लेके आओगे, तो आप कैसे काम कर रहे हो, एज अ एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई भी काम करना। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनका प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब कि अगर एजेंट का मतलब अगर कोई पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर कोई पार्टनर कोई लोन लेके आता है या कोई मान लो कोई एग्रीमेंट कर लेता है किसी से कि हाँ भाई हम तुझे ये माल बेचेंगे, हम तुझे गुड्स बेचेंगे, तो उस केस के अंदर मान लिया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो सौदा है वो पार्टनरशिप ने किया है और अदर पार्टनर्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब मानना पड़ता है अदर पार्टनर्स को। तो म्यूचुअल एजेंसी कोई पूछे क्या होती है, तो बोलना प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या है कि सर अगर एजेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अदर पार्टनर्स के बिहाफ में, तो ये मान लिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म ने किया है। एक बार पढ़ लेते हैं एक एक लाइन। दीपांशु पढ़ो क्या लिखा है, लाउडली पढ़ना है। Every partner is the owner as well as the agent of the firm and agent of other partners. बस 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 बस, देखो क्या लिखा है, एवरी पार्टनर इज द ओनर। हर पार्टनर क्या है, ओनर है, बिल्कुल सही बात है। एज वेल एज वो एजेंट भी है, तो पार्टनर ओनर भी है और एजेंट भी है ऑफ द फर्म। एजेंट ऑफ अदर पार्टनर मतलब मान लेते हम तीन लोग हैं, हम तीन लोग पार्टनर हैं, तो भाई अगर मैं बैंक में पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में अगर मैं बैंक में जा रहा हूं पैसे निकालने के लिए, क्या हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ जाए और हम किसी एक पार्टनर को भेज दें कि भाई जाओ तुम 10 लाख रुपए क्या करो बैंक से निकाल के लेके आ जाओ, तो क्या वो पार्टनर हमारे बिहाफ में एज अ एजेंट उस बैंक से पैसे निकाल के लेके आ सकता है या नहीं आ सकता, बताओ दीपांशु। सर ला सकता है। हाँ, क्योंकि अदर पार्टनर ने बेटा उसे क्या दिया, कंसेंट दे रखी है कि भाई तू हमारे बिहाफ में क्या कर, पैसे लेके आ जा। हम साइन करके दे रहे हैं, हम यहाँ पे एग्री करके दे रहे हैं कि ये रामू हमारे बिहाफ में क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से पैसे लेके आ रहा है। जैसे कई बार होता है आप अपने पापा का कोई चेक डालना है, आप डाल के आ जाते हो। कई बार होता है कि आपके पापा ने चेक दिया, आप बैंक में डाल के आ गए। कई बार होता है आपके पापा ने आपको एटीएम दिया, आप पैसे निकाल के लिए आए। तो आप काम कैसे कर रहे हो, ऐसा एजेंट ही तो काम कर रहे हो। तो प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है, भाई नौकर नहीं है किसी का। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए कितना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, तो मम्मी ऐसा एजेंट ही काम कर रही है भाई तुम्हारे लिए, तुम प्रिंसिपल हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट, कभी याद रखना नौकर वाला काम नहीं होता। नौकर होता है जहां पे सैलरी मिलती है। क्या तुम अपनी मम्मी को सैलरी देते हो कि आपने सुबह से काम किया, मेरे को ये सैलरी ले लो, ठीक है, शाम को लो जी 1000 रुपए, शाम को लो जी तुम्हारी दिहाड़ी 500 रुपए, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल और एजेंट का वहां तो भाई वो प्यार है, इसलिए वो काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या है, प्यार कुछ नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, इसलिए काम चल रहा है। आ गई बात समझ में? दीपांशु आगे पढ़ो। द एक्ट ऑफ द पार्टनर पढ़ो। The acts of one partner are binding on on other partners मतलब बताओ। खुशी बताओ क्या मतलब है, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो एक पार्टनर करेगा तो दूसरे पार्टनर भी उसको साथ देगा। हाँ, मतलब उस साथ क्या देगा, उस चीज के लिए बाइंडिंग होगा, उसे वो मानना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में किसी से 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया कि हाँ भाई
हम तुझे क्या है 10 लाख रुपए दे देंगे, कल हम तुझे 10 लाख रुपए दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अदर पार्टनर्स ने भी क्या कर लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनको भी मानना पड़ेगा। बाइंडिंग का मतलब कि औरों को भी उस चीज को मानना पड़ेगा, ठीक है ना, लागू हो गया। बाइंडिंग का मतलब अदर पार्टनर्स के ऊपर भी वो चीज लागू हो गई। अगर मैं कल कह के आ जाता हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं कह के आ जाता हूं कि हाँ भाई ये जमीन हम खरीदेंगे 50 लाख की, कल तेरे को पैसे दे देंगे 50 लाख रुपए, कल हमारी पार्टनरशिप फर्म तुझे पैसे दे देगी 50 लाख रुपए, तो भैया उस केस के अंदर इसका मतलब कि हमारी जो पार्टनरशिप के अंदर अदर पार्टनर है तो वो लोग भी बाइंडिंग है, वो लोग भी मतलब सहमत है कि हाँ हम ये जमीन खरीद रहे हैं। Each partner is entitled to take part in the management and enter into a contract with outsider। तो हर पार्टनर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर पार्ट ले सकता है, मतलब डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे आउटसाइडर के साथ, को पार्टनर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइडर। कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ, मैंने कहा कि मैं ये जमीन खरीदूंगा 50 लाख की, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। तो एक पार्टनर साइन करेगा, अदर के ऊपर क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा। क्यों बाइंडिंग हो रहा है, क्योंकि आप पार्टनरशिप के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एज अ पार्टनरशिप फर्म आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, अगर मान लो किसी पार्टनर ने चीटिंग की, गलत कॉन्ट्रैक्ट किया, जो पार्टनर्स ने आपस में एग्री नहीं कर रखा था पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस के अंदर जो अदर पार्टनर मतलब ऐसा एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे हमने एक पार्टनर को कह दिया भाई तुम बैंक से क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, तुम्हें लिमिट दे दी 50 लाख रुपए तक तुम क्या कर सकते हो, बैंक से निकाल सकते हो, उसने 60 लाख रुपए निकाल लिए, तो इस केस के अंदर जो 50 लाख रुपए निकाले वहां तक तो ठीक है, 10 लाख रुपए उस पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। फिर खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, जिस चीज के लिए हमने एग्रीमेंट किया है, जिस चीज के लिए हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर एग्री किया है, केवल वही चीज एज अ प्रिंसिपल और एजेंट बाइंडिंग होती है एक दूसरे के ऊपर, उसके अलावा और चीजें बाइंडिंग नहीं होती। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर काम कर रहा है, बाकी के पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, मजे ले रहे हैं। अब हमारी बेटा अकाउंट्स की क्लास होगी, तो मैंने क्या प्लान बनाया कि अब से मैं आपको 15-20 मिनट का ब्रेक दूंगा बीच में। तो हम लोग ये सेशन यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं 5:30 में। 5:30 में हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास का सेशन करेंगे स्टार्ट। दीपांशु समझ में आ गया? यस सर। खुशी समझ में आ गया? यस सर। वंशिका समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, बिजनेस का होमवर्क है, होमवर्क नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, होमवर्क नोट डाउन करो। क्या होमवर्क है, लिखो। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका होती क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? सबसे पहले तो इसका मीनिंग लिखोगे, मीनिंग के बाद क्या लिखोगे, फीचर्स, मीनिंग के बाद लिखोगे फीचर्स, फीचर्स के बाद लिखना डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं लिखने, डिसएडवांटेज लिखने। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग फीचर्स, डिसएडवांटेज। उसके बाद आ जाओ एचयूएफ, एचयूएफ का मीनिंग फीचर्स। उसके बाद आ जाओ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप का फीचर। ये आज का होमवर्क है आपका। आज रात को 12 बजे से पहले पहले भाई ये होमवर्क आ जाना चाहिए। आज रात को 12 बजे से पहले पहले व्हाट्सएप करना है आपने। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग ओवर कर रहे हैं, और 5:30 में, मतलब कि 12 मिनट का ब्रेक है बस आपका। तो 5:30 में अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।